मोतीराम सैनी, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अध्यापक मोतीराम सैनी, विषय भौतिक विज्ञान। प्यारे बच्चों, कल हमारा जो है वीमा के अनुप्रयोग चल रहे थे। क्या चल रहा था? वीमा के अनुप्रयोग, वीमा के अनुप्रयोग। इससे पहले वाली वीडियो में हम जो है अनुप्रयोग 3 कर चुके थे, नंबर 1, 2 और आपका 3। इसमें क्या किया था हमने कि यदि हमें कोई समीकरण दे रखी है या कोई व्यंजक दे रखा है तो हम उसे चेक कर सकते हैं वीमा की सहायता से, दिया गया समीकरण या दिया गया व्यंजक सही है अथवा गलत। दूसरे वाले में क्या किया था हमने कि यदि हमारा समीकरण या व्यंजक गलत है तो हम वीमीय विधि से उसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये सही है। ये बहुत अच्छी बात है। वीमा की सहायता से अगर हमारा कोई समीकरण गलत है तो हम उसे चेक कर सकते हैं कि दिया गया समीकरण सही है अथवा गलत। तो ये हमने दूसरा किया था। तीसरा था हमारा कि यदि हमें ये पता है कि ये राशि इन राशियों पर निर्भर करती है तो उन राशियों के बीच कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई संबंध है, तो उनके बीच का संबंध हमने स्थापित कर दिया था वीमा की सहायता से। तो ये 3 हमारे प्रयोग पूरे हो गए थे। ये सदिश का विश्लेषण मैं आपको बाद में करूँगा। पहले आपका जो रेस्ट पार्ट रह रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट है आपका कल वाला, पहले मैं उसे पूरा करूँगा, यानी कि उपयोग नंबर 4 या अनुप्रयोग 4। अनुप्रयोग 4। प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान देंगे, यदि हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, तो मापन करने के लिए अगर हमने पैमाना बड़ा रखा है तो आंकिक मान हमारा छोटा आएगा। यदि पैमाना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैमाना हमारा लार्ज है यानी कि बड़ा है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान जो आएगा वो हमारा छोटा आएगा, छोटा। इसके विपरीत यदि हमारा पैमाना छोटा है तो आंकिक मान जो है वह हमारा बड़ा आएगा, यानी कि बड़ा आएगा। अब मैं इस बात को आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास रूम है और ये इसकी चौड़ाई है, और ये चौड़ाई जो है हम मीटर से माप रहे हैं। तो मीटर से मापने पे आपने कहा सर ये 10 मीटर है, पैमाना लिया है आपने, यहाँ देखेंगे आप, पैमाना लिया है आपने मीटर का, और इस रूम की चौड़ाई मापी तो आपने बताया सर ये मीटर पैमाने से जब मैंने मापा तो ये 10 मीटर आया है। सीधी सीधी बात है, क्लियर हो गया। तो पैमाना था मीटर और आंकिक मान आया आपका 10। अब आपने कहा सर मैं इसे स्केल से मापूंगा या स्केल से जिसमें आपके 30 सेंटीमीटर हैं या जिसमें आपके 15 सेंटीमीटर छोटे वाला ले लें, तो वो 10 नहीं आएंगे, वे आपके ज़्यादा आएंगे। ठीक है बेटा, यानी कि आपने स्केल लिया छोटे वाला, फीटी कहते हैं जिसे आप, तो जब उसे फीटी से मापेंगे तो उनकी संख्या इससे ज़्यादा आएगी। यानी कि स्केल जो पैमाना आपने माना है, यानी कि सेंटीमीटर वाला पैमाना लिया आपने, और सेंटीमीटर वाला भी कितना, 15 सेंटीमीटर वाला, ठीक है ना। तो जब इसे मापते हैं तो यहाँ तो 10 आया था, और यहाँ पे अब आपका आंकिक मान कितना आएगा बताइए आप ज़रा। 10 और इसमें 15 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा आएगा। ठीक है बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पैमाना बड़ा लिया है तो आंकिक मान छोटा आ गया, और पैमाना आपने 15 सेंटीमीटर वाला लिया तो यहाँ आंकिक मान जो आएगा वो आपका बड़ा आएगा। यदि मैं पैमाने को तो यू से शो करूँ, सीधी सीधी बात है बच्चों या नहीं। अगर हमने एक वज़न तोलना है और वज़न तोलने के लिए हमने 1 किलोग्राम का बाट रखा है, तो एक बार में 1 किलो तुल गया, और आपके पास 50-50 ग्राम के हैं तो आपने कहा 1 kg आ गया। और जब आप 50-50 ग्राम से तोलेंगे तो यहाँ संख्या आपको बड़ी मिलेगी, क्योंकि आपने ग्राम का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया? ग्राम का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पैमाना u और आंकिक मान n में विपरीत संबंध है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, फिर से बता रहा हूँ, ये आप अपने माइंड में भी थिंक कर लेंगे। यदि हमारा पैमाना बड़ा है
तो आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उस भौतिक राशि की छोटी आएगी। अगर हमारे पास पैमाना छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी बड़ी आएगी। आप सोच के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ अगर पैमाने को शो कर रहा हूँ यू से और आंकिक न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से, तो इनमें एक उल्टा संबंध आ गया। ध्यान देंगे, पैमाना मैंने माना है, पैमाना मैंने यू माना है और आंकिक मान जो आया है वो आंकिक मान ये मैंने एन लिया है। तो यहाँ u और n के बीच में कैसा संबंध आया है? समानुपाती का नहीं आया। ऐसा नहीं है कि बड़ा पैमाना तो बड़ा ही आंकिक मान आएगा, नहीं, इसका उल्टा है। बड़ा पैमाना तो छोटा आंकिक मान, छोटा पैमाना तो आंकिक मान बड़ा। तो इनमें जो रिलेशन आया व्युत्क्रमानुपाती का संबंध आया, तो u और व्युत्क्रमानुपाती 1/n। ठीक है बेटे, अब यहाँ से भी समझ लीजिएगा क्या समझना है। अगर पैमाना बड़ा है तो आंकिक मान हमारा छोटा आएगा, अगर पैमाना छोटा है आंकिक मान बड़ा आएगा। उल्टा करके समझते हैं, यदि यहाँ पे ये आंकिक मान ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपने पैमाना छोटा यूज किया है, अगर आंकिक मान कम आ रहा है तो इसका मतलब आपने पैमाना बड़ा प्रयोग किया है। तो ये पैमाने को मैंने शो किया है u से और आंकिक मान को शो किया है मैंने n से, यानी कि इनके बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो यहाँ एलिमिनेट द साइन रिवर्स प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा u और यहाँ मैंने k ले लिया और 1/n, तो u और ये n यहाँ जाएगा और k, ये नीतांक आ गया। जैसे आप बॉयल के नियम में लिखते हैं PV बराबर नीतांक लिखते हो विद्यार्थियों, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। सिमिलरली इसी प्रकार से u और n बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट। तो इसको लिखा जा सकता है u1 n1 बराबर u2 और n2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका देयर इज वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n2, यानी कि n2 का मान निकालेंगे, क्योंकि इस उपयोग में हम करना क्या चाह रहे हैं? इस उपयोग में हम जो करना चाह रहे हैं, किसी भौतिक राशि का एक पद्धति में जो मान दिया गया है उसे दूसरी पद्धति में परिवर्तित करते हैं विमा की सहायता से। फिर से सुन लीजिएगा, जो उपयोग नंबर 4 हम कर रहे हैं वो ये है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान जो एक पद्धति में दिया गया है उसे हम दूसरी पद्धति में कैसे परिवर्तित करेंगे? विमा की सहायता से। ये हमें काम करना है। तो मैं इसके लिए आपको पहले सूत्र बता रहा हूँ, यानी कि n1 तो आपको दिया होगा एक पद्धति में और n2 आपको निकालना होगा। ओके बेटा, तो ये हो जाएगा n2 बराबर n1 और u1 बटे u2, तो n2 बराबर n1। पैमाने मैंने कहा था आपसे, ज़्यादातर पैमाने जो हम यूज़ करेंगे द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये पैमाने हम प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों। द्रव्यमान हो गया हमारा m, लंबाई होगी हमारी l और समय हो गया हमारे पास t। तो यहाँ पे जो है आपका u1 यानी कि पहला पैमाना, तो इन सब के साथ मैं लगाऊंगा पहले पैमाने में आपका m1, l1 और t1। दूसरे पैमाने में लगाऊंगा मैं ऐसे ही, ये 1 के लिए लगा, और ऐसे ही दूसरा नंबर 2 पैमाना जिस पद्धति में हमें इसे कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ जाएगा m2, l2, t2। ये a पावर b पावर c पावर, a पावर b पावर और c पावर। ये एक फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं हम कि किसी भौतिक राशि का मान जो एक पद्धति में दिया गया है उसे दूसरी पद्धति में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा। तो यह जाएगा बेटे n2 बराबर n1, यहाँ देख रहे हैं m1 बटे m2 और की पावर a, l1 बटे l2 की पावर b और ये हो जाएगा t1/t2 की पावर c। तो ये फॉर्मूला आप पक्के से याद कर लीजिएगा बेटे। ओके, यानी कि अनुप्रयोग नंबर 4 में हम किसी भौतिक राशि का मान जो एक पद्धति में दिया गया है उसे विमीय विधि से दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर देंगे। n1 में देगा, n2 में हमें परिवर्तित करना है। ये द्रव्यमान हो गया, ये लंबाई होगी, ये समय हो गया, ये पहली पद्धति के मान हो गए, ये दूसरे के। अब इसे समझना कैसे है? अब प्यारे विद्यार्थियों आप देखो, मान लीजिए g का मान दिया है इन्होंने 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया आपको। ये आप कहोगे सर विमीय विधि की क्या ज़रूरत है, हम तो बिना विमीय विधि के कर देंगे। कर सकते हैं आप, देखो सुनो मेरी बात, g बराबर 9.8 और यहाँ 100 से गुणा कर दोगे आप, सेंटीमीटर आ गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया जी बराबर आपका 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। आप कहेंगे कि विमीय विधि से ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में विमीय विधि, अंडरलाइन कीजिए से, विमीय विधि से परिवर्तित कीजिए, तो आपको विमीय विधि का ही प्रयोग करना है। अब यहाँ हमने जो बदला है इस तरीके से बदल दिया, सिंपल तरीके से। विमीय विधि से ही यही मान कैसे बदलते हैं आप देखेंगे जरा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मान विमीय विधि से सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में परिवर्तित कीजिए। ये हमारा बेटे क्वेश्चन आ गया। ये मैंने एक एग्जांपल रखी है, विमीय विधि से कैसे बदलेंगे, ध्यान देंगे। अब पहला आंकिक मान जो दिया है, सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन, पहला आंकिक मान n1 बराबर कितना है हमारा, g का मान दे रखा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है इसकी, 9.8। तो यहाँ पे जो है आपका, आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे, केवल n1 की वैल्यू लिखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इसकी, तो n1 बराबर हो गया 9.8। दूसरा स्टेप जो उठाएंगे, इसका मात्रक चेक करिए। मात्रक आ गया आपके पास ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस मात्रक से हम वीमा लिखेंगे। वीमा आ जाएगी इसकी, वीमा यानी कि L/T², और ये हो जाएगी आपके पास L/T-2, ये आ गई हमारे पास। अब ये मान तो आपको दे रखा है, n1 तो दिया, और n2 आपको निकालना है। अब जो ये सूत्र लिखा है प्यारे विद्यार्थियों मैंने, n2 बराबर n1 m1 बटे m2 a पावर, और L1 बटे L2 b पावर, और T1/T2 c पावर। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। आपको यहाँ देखना, जो मैंने वीमा फाइंड आउट की है इसमें क्या है, L और T है, तो आपको यहाँ m लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के आधार पर लिखेंगे। यहाँ n2 हमें निकालना है, n1 हमें दिया है। सूत्र बनेगा आपका L1 बटे L2, पावर देखिएगा, जिसकी कोई पावर नहीं वहाँ पावर 1 आएगी, 1 आ गई है। यहाँ क्या लिखेंगे, T1/T2, और की पावर कितनी, -2। जो वहाँ जनरल सूत्र में ABC पावर थी, यहाँ 1 और 2 आ गई। m का मान यहाँ वीमा में नहीं था, तो हमने m का मान नहीं लिखा है। अगर लिखोगे तो फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ m0 बटे यहाँ पे भी क्या, m0, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिएगा, n2 बराबर n1 हो गया 9.8, L1 पहला मान ये तो दे रखा हमें MKS में, नंबर 1 MKS, और लाना है हमें इसे CGS में, ये भी आप चेक कर ले। तो लंबाई क्या दे रखी है हमें MKS पत्ती में, मीटर, तो यहाँ तो लिखेंगे मीटर। दूसरी पत्ती में जो हमें कन्वर्ट करना है वो आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदल के लाना, यानी कि ये CGS में लाना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हो गया और यहाँ पे ये सेंटीमीटर हो गया। ग्राम के इसमें है ही नहीं, बीमा में हमारा है नहीं। तो यहाँ पे L2 जो प्रयोग करेंगे, यानी कि लंबाई वो सेंटीमीटर में लेंगे, सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ सेकंड दिया, और सेकंड यहाँ है MKS पत्ती और CGS पत्ती में समय का जो मात्रक है वो सेकंड ही है। तो यहाँ भी क्या, पहले नंबर पे क्या, MKS सेकंड लिखेंगे यहाँ पे सेकंड, और यहाँ भी लिखेंगे सेकंड, और की पावर -2। तो n2 बराबर 9.8। अब प्यारे विद्यार्थियों एक काम कर लेंगे कि कुछ काम ऐसे करें ताकि ये कैंसिल हो जाए। यहाँ तो सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, तो कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 मानते हैं, 1 मीटर, और इस 1 मीटर को बदल लीजिएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखते हैं हम, ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर और बटे 1 सेंटीमीटर
और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड अपॉन सेकंड और की पावर माइनस की 2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक पावर थी, तो n2 बराबर आ गया 9.8 और ये हो जाएगा हमारे पास 100 और ये हो जाएगा सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, 1 की पावर माइनस 2। 1 की पावर चाहे आपकी माइनस की हो या प्लस की हो, उसका मान 1 ही आएगा। कैसे आएगा? इसे नीचे ले जाओ, 1/1 की पावर 2, 1/, 2 बार लिखो, 1/1 बराबर 1, यानी कि 1 की पावर चाहे प्लस की हो माइनस की हो, उसका मान 1 ही आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1, तो n2 बराबर हो गया 9.8 और गुणा 100 और गुणा 1, n2 बराबर हो गया 9800 और पॉइंट लग गया यहाँ, n2 का मान आ गया 980। बदलना था किस में विद्यार्थियों? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, ये आपने सिंपल तरीके से तो बदल देते हैं, आपने 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा जाता है, बट अगर हमें डायमेंशन मेथड से बदलना है तो आप इसको इस तरीके से बदलेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, फिर उसका मात्रक लिखेंगे, वहाँ से वीमा लिखेंगे, उस वीमा के आधार पर सूत्र बनाएंगे और कौन सी पत्ती में दिया है वो नंबर 1 और कौन सी में बदलना है वो नंबर 2। इसकी एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। पारे का जो घनत्व होता है बच्चों, पारे का घनत्व 13.6 क्वेश्चन है हमारा। पारे का घनत्व 13.6 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। विमीय विधि से इस मान को CGS में अथवा ग्राम प्रति सेंटीमीटर या आएगा यहाँ पे, या CGS में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में परिवर्तित कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन बेटा। यानी कि पारे की डेंसिटी होती है 13.6 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और ये हमसे किलोग्राम को तो किससे मांग रहा है? ग्राम में, और मीटर को मांग रहा है सेंटीमीटर में। यानी कि MKS पद्धति को हमें कौन सी में लाना है? CGS पद्धति में। यानी कि जो हमारी पहली पद्धति है वो MKS है और जो लाना है वो CGS में। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, ये दिया बेटे डेंसिटी, पारे की डेंसिटी दे रखी है 13.6 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब मैंने इससे पहले एग्जाम्पल में बताया था, आप मात्रक नहीं लेंगे अभी, तो N1 जो दिया है वो आपको 13.6 गुणा 10 की पावर 3 दिया है। अब इसका मात्रक उठाइए, मात्रक है इसका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये मात्रक है। मात्रक के बाद में क्या करेंगे बता रखा मैंने आपसे। अब मात्रक के बाद इसकी वीमा लिखेंगे, तो ये हो जाएगी वीमा, इसकी वीमा किलोग्राम की M हो जाएगी और इसकी हो जाएगी L की 3, तो ये आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ML-3। ओके, अब हमें अपना सूत्र इसके आधार पे बनाना है। अब T नहीं है हमारे पास, नहीं है तो छोड़ेंगे, तो N2 में बदलना है हमें। N1 दे रखा, N2 बराबर N1 लिखो, फिर सूत्र बनाइएगा इस वीमा के आधार पर। M दिया तो लिखेंगे M1/M2 और यहाँ लिखेंगे T1/T2 की पावर -3। तो N2 बराबर ये 13.6 गुणा 10 की पावर 3। M1 पहली पत्ती में देखिएगा जरा, M1 द्रव्यमान किलोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे किलोग्राम। अब दूसरी पत्ती में हमें लाना है तो यहाँ जाएगा ग्राम, यहाँ लिखेंगे हम ग्राम। और इसमें दोनों ही पत्ती में पहले भी कह चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, दोनों ही पत्ती में समय का मात्रक है हमारे पास सेकंड, तो यहाँ जाएगा आपके पास सेकंड और यहाँ पे भी आपका सेकंड आ जाएगा और की पावर -3 और ये हो जाएगी आपके पास 1 पावर। तो N2 बराबर हो गया हमारे पास, अच्छा ML, सॉरी बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ L1 और L2 है, L1 और L2, क्योंकि हमें सूत्र तो इसी से तैयार करना, T1 तो है ही नहीं, तो
तो L1 L2 पहली पत्ती में लंबाई होगी हमारे मीटर में, तो यहाँ लिखा जाएगा मीटर, और दूसरी पत्ती में हमारी लंबाई है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका सेंटीमीटर, और इसकी पावर 1। अब प्यारे विद्यार्थियों कुछ काम ऐसा करते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, सेंटीमीटर में बदल लो मीटर को, या फिर और यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में बदल लो, या इसका उल्टा कर ले, ग्राम को किलोग्राम में ले आएँ और सेंटीमीटर को मीटर में। लेकिन ईजी जो हमारा रहेगा, किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में। तो 13.6 गुणा 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 1000 ग्राम और बटे ग्राम आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर और बटे सेंटीमीटर और की पावर -3। या ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों N2 बराबर 13.6 गुणा 10 की पावर 3, और यहाँ है हमारे पास 100 की पावर -3। इस 100 की पावर -3 को नीचे लाइएगा, 10 की पावर 3 यानी कि 1/100 की पावर 3। N2 बराबर 13.6 गुणा 10 की पावर 3 और 1/10 की पावर 2 की पावर 3, तो N2 बराबर हो गया हमारा 1000। ये भी छूट रहा बेटा हमारा, तो 1000 ये आ जाएगा हमारा, यहाँ गुणा कर देता हूँ मैं, गुणा 1000 और गुणा 1000। ये कौन सा 1000 लिखा मैंने, ये वाला 1000, तो ये हो गया 13.6 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 1000 और बटे 10 की पावर 6, तो N2 बराबर हो गया 13.6 गुणा 10 की पावर 6, ऊपर होगी 3 ये और 3 ये 6, और 10 की पावर 6 ये होगी, तो ये आ गया आपके पास N2 बराबर 13.6। आप कहोगे आप सर मात्रक कहाँ से लिखे, मात्रक तो हमें दे ही रखा, CGS में बदलिए, यानी कि CGS का मतलब लिखा भी है यहाँ पे ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नहीं तो वैसे CGS ही अगर केवल CGS से देता तो आपको ये जानकारी रखनी है, किलोग्राम का तो ग्राम बनेगा और मीटर का बनेगा सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके बेटा, ये मैंने आपसे बीमा और बीमा के अनुप्रयोग सब फिनिश कर दिए, जो हमारा रेस्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आइएगा सैद्धांतिक विश्लेषण पे। पहले तो मैं आपको ये पक्की बात करवा रहा हूँ बच्चों, 11वीं कक्षा में आए हैं कि जहाँ भी आपका ये सैद्धांतिक लिखा जाएगा, सैद्धांतिक का मतलब हमारा वेक्टर से है। किससे मतलब है बेटा, वेक्टर से। और जहाँ हमारा एदिश आएगा, इस एदिश का जो सीधा मतलब है वो हमारा स्केलर से है, स्केलर से, ठीक है ना, यानी कि सैद्धांतिक राशि और यहाँ पे ये एदिश राशि। बार बार चैप्टर में ये भी आपका आएगा कि वेक्टर, वेक्टर तो कंफ्यूज मत हो ना कि वेक्टर किसे कह रहे हैं, ये सैद्धांतिक को कह रहे हैं, वेक्टर राशि 10वीं में पढ़ रखी है हमने वेक्टर राशि। और जो स्केलर कह रहे हैं, स्केलर कह रहे हैं बार बार, तो उसको समझना है आपको कि ये एदिश राशि है, ठीक है ना। आपके सर ने अभी पढ़ाया होगा आपसे, क्योंकि मेरा टॉपिक अलग है, और इससे पहले जो आपको बात बताई है कि वेक्टरों को साधारण बीजगणितीय विधि से नहीं जोड़ा जा सकता और वेक्टरों को साधारण बीजगणितीय विधि से नहीं घटाया जा सकता। क्यों नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि उनमें दिशा होती है, उस दिशा का भी हमें ध्यान रखना होता है। सुनिएगा बेटा कि अगर आप एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपसे, पास जो है x और दूसरा है 2x, तो आप इन्हें x + 2x = 3x कह देंगे। या फिर एक संख्या हमारी 2 है और एक 10 है, तो आप कहेंगे 2 + 10 बराबर कितना, 12, ठीक है ना बेटे। यानी कि हम साधारण बीजगणितीय विधि से नहीं जोड़ रहे हैं, बट क्या होगा, वेक्टरों को साधारण बीजगणितीय विधि से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उसमें दिशा होती है, हमें दिशा का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे ही घटाने में, अगर इनको घटाना हो x - 2x = -x और आपका 2 - 10 = आपका -8, तो ये तो साधारण बीजगणितीय विधि से कर रहे हैं हम। तो आपके सर ने पढ़ा होगा, क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है, मैंने तो आपको जनरल जानकारी दी है, उन्हें जोड़ने घटाने के लिए हमें दिशा का भी ध्यान रखना होता है। अब आइएगा जो टॉपिक मुझे आपसे पढ़ाना है, यानी कि सैद्धांतिकों का गुणन, वेक्टरों का गुणन, सैद्धांतिकों का गुणन, गुणन यानी कि गुणन, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हैं वेक्टरों का गुणन। अब आ जाइएगा बेटे, उसी बात पे आइएगा। जो वेक्टर राशियां हैं
उन्हें हम साधारण बीजगणितीय विधि से गुणा उनकी नहीं कर सकते। जो वेक्टर राशि है उन्हें सीधी सीधी गुणा करके हम नहीं बता सकते, क्योंकि उनमें वेक्टर राशि, यही बात जोड़ने और घटाने में आई थी, वही यहाँ आई, क्योंकि इनमें दिशा होती है और दिशा का भी हमें चेक करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है वेक्टरों के गुणन में, वेक्टरों का गुणनफल यानी कि सदिशों का गुणनफल। ये सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से होता है। नंबर एक, वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, स्केलर गुणन, या इसे कहते हैं हम बिंदु गुणन भी कहते हैं बेटा, इसे डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणन। आप समझिएगा, एक राशि वेक्टर, दूसरी राशि वेक्टर, क्योंकि हम वेक्टरों का गुणनफल ढूंढ रहे हैं, तो उन दोनों की हमने गुणा की है और गुणा करने पर हमारे पास आ गया स्केलर। यानी कि फिर समझिएगा, वेक्टर राशि, दूसरी भी हमारी वेक्टर, फर्स्ट सेकंड भी वेक्टर, लेकिन जब हमने इनकी गुणा की है वेक्टर, तो आ गया हमारे पास क्या, एस आ गया स्केलर। वैसे समझा दूँ, हमारे पास सदिश, फिर दूसरी भी सदिश है, डॉट, बिंदु माने डॉट प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ डॉट लगाएंगे हम, सदिश, और फिर इनकी जब हमने गुणा करी तो आ गया हमारे पास एदिश। एक बार और लिख रहा हूँ मैं, वेक्टर, सदिश को मैंने कहा पक्का याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर, और ये आ गया आपके पास स्केलर, ये आ गया आपके पास स्केलर। तो यानी कि बेटा पहले वाले में क्या है कि हमने दो वेक्टरों की गुणा करी और जब उस उत्तर को हमने चेक किया तो वहाँ आ गया हमारा स्केलर। इसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल, कि हमारे पास बल जो है एक सदिश राशि है और विस्थापन की दिशा में विस्थापन भी हमारी एक सदिश राशि है, बट जब हम इनकी गुणा करते हैं, गुणा करने पर आता है हमारे पास कार्य। आप जानते हैं कि F कैसी राशि है, वेक्टर राशि, और विस्थापन यानी कि विस्थापन ये भी हमारे पास कैसी राशि है, ये बल है, बल, और विस्थापन भी हमारी कैसी राशि है, वेक्टर। बट इनकी जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, आंसर वो आपका स्केलर आता है। क्या आता है बेटे, स्केलर। देखिएगा ज़रा, यानी कि F डॉट प्रोडक्ट D, F डॉट, और यहाँ D, और आपके पास आ गया कार्य, और कार्य जो है हमारे पास ये कैसी राशि है, ये एदिश राशि है, एदिश यानी कि स्केलर आ गया। बस अब परिभाषा सुन लीजिएगा, जब दो वेक्टरों की गुणा की जाती है, गुणनफल हमारे पास स्केलर आता है, तो इसे वेक्टरों का स्केलर गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टरों का स्केलर गुणनफल या बिंदु गुणन कहते हैं। ये आ गया। दूसरी एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए आपके पास बल है और विस्थापन है, इनकी अगर हम गुणा कर दें तो गुणनफल हमारे पास बल आघूर्ण आता है, यानी कि टॉ आता है, टॉर्क। टॉर्क को हम ऐसे शो करते हैं, ये आता है। ये जैसे हमारे गेट होता है ना, तो गेट को जब हम खोलेंगे तो जो बल आपने लगाया ये तो फोर्स हो गया, और इस बल की अक्ष से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, आप दूरी के साथ लंबवत वर्ड जोड़ दिया तो ये हमारे पास सदिश हो गया। तो यानी कि बल और इस विस्थापन का गुणनफल हमारे पास आ जाता है बल आघूर्ण। तो दूसरी एग्जाम्पल में देखिएगा आप, मान लीजिए बल आपने लगाया गेट को खोलने के लिए, बल F, और बल की अक्ष से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, लंबवत अगर वर्ड लग रहा है दूरी के साथ तो ये हमारे पास सदिश में आ जाएगा। तो मैं इसे विस्थापन कह रहा हूँ, तो ये आ जाएगा विस्थापन, विस्थापन, और इसको मैंने कह दिया D। अब जब मैं इनकी गुणा करता हूँ तो गुणा करने पर, अभी मैं चिन्ह नहीं लगा रहा यहाँ कोई भी, ये हो गया D, तो मेरे पास टो आता है, तो टो इज इक्वल टू F और ये D, यानी कि वेक्टर वेक्टर गुणा की वेक्टर, तो ये क्या, वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल। वहाँ क्या था हमारे पास, वेक्टर वेक्टर स्केलर, सदिश सदिश एदिश। ठीक है बेटे। और इसकी एग्जांपल हमने दी थी कि बल और बल की दिशा में विस्थापन, और कार्य हमारे पास एदिश आ गया, वेक्टर वेक्टर और ये स्केलर। तो यहाँ पे, यहाँ इसको जो हम क्रॉस से लगाएंगे, यहाँ जाएगा हमारे पास क्रॉस, तो इसे कहते हैं वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल। अब इसे 2-3 लाइनों में आप समझ लीजिएगा, जब हम दो वेक्टरों की गुणा करते हैं और गुणा करने पर गुणनफल जो है हमें स्केलर प्राप्त होता है, उसे वेक्टरों का स्केलर गुणनफल कहते हैं।
एग्जाम्पल मैंने दी है कि बल हमारे पास वेक्टर राशि है, विस्थापन वेक्टर राशि है, जब इनका गुणनफल हम प्राप्त करते हैं आता है कार्य, और कार्य है हमारे पास स्केलर राशि। तो ये हो गया वेक्टरों का स्केलर गुणनफल। दूसरा मैंने बताया आपसे, जब दो वेक्टरों की गुणा की जाती है यानी इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं और राशि जो आती है हमारे पास, आंसर जो आता है, जो हमें प्राप्त होता है, वो वेक्टर ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल दी मैंने, बल वेक्टर राशि और विस्थापन वेक्टर राशि, और इनकी जब हम गुणा करते हैं, गुणन करते हैं, तो आता है हमारे पास टॉर्क, यानी कि टो आता है, बल आघूर्ण आता है। तो बल आघूर्ण हमारी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। तो ये आ गया हमारा सदिशों वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल या सदिशों का सदिश गुणनफल। मैं समझता हूँ आप सारी बातें ये ध्यान से समझ गए होंगे। वेक्टरों का जो गुणन होता है दो प्रकार से होता है। अब बेटे इसे इनको करेंगे कैसे, इनकी परिभाषा किस तरीके से देंगे, मेन तो आपको यहाँ से समझना है। वेक्टरों का स्केलर गुणन या बिंदु गुणन। अब आप कहेंगे सर ये पहला हेडिंग तो यही डाला था आपने, वो तो मैंने जनरल तरीके से आपसे समझाया है। अब इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है, जो हमारा सूत्र निकल के आएगा, उसे कैसे करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, ए एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, और किसी भी ए वेक्टर का जो परिमाण लेंगे वो हमारा ए आ जाएगा, और बी वेक्टर है इसका परिमाण आ जाएगा हमारे पास बी। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आपको मैं चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये ए वेक्टर हो गया मेरे पास, और ये हो गया मेरे पास यहाँ बी वेक्टर, और इनके बीच में कोण है थीटा। तो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल या बिंदु गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट वो आएगा आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। यहाँ से आप एक परिभाषा दे सकते हैं दो वेक्टरों का, यहीं से देखेगा ध्यान से सारे बच्चे, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से समझा रहा हूं मैं आपसे, दो वेक्टर, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, डॉट से शो करते हैं बेटा स्केलर गुणनफल को, किससे, डॉट से। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या लिखा तो क्या है इनके बीच में, गुणा है, के गुणनफल के बराबर होता है। ये आ जाएगी आपके पास परिभाषा। अब सारे बच्चे एक बात समझेंगे कि हमने कहा है कि वेक्टर, फिर गुणा, डॉट, फिर वेक्टर, फिर हमारे पास क्या आया, स्केलर आ गया। जैसे बल वेक्टर, विस्थापन वेक्टर, और आ गया डब्लू यानी कि स्केलर आ गया, कार्य आ गया। तो अब हमें कहना वेक्टर स्केलर गुणनफल, तो ये हमारी अदिश राशि आनी चाहिए। कौन सी राशि आनी चाहिए, अदिश। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए बी कोस थीटा अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब आपको मैं बता दूं, किसी भी वेक्टर का जो परिमाण होता है वो अदिश राशि होता है, किसी भी वेक्टर का परिमाण अदिश राशि। तो आप कहेंगे सर ए तो हो गया हमारे पास अदिश यानी कि स्केलर। अब आप बात करेंगे हम बी कोस थीटा, ध्यान से समझना, बी कोस थीटा बी वेक्टर का, बी कोस थीटा, ध्यान दें, बी कोस थीटा बी वेक्टर का वेक्टर ए की दिशा में घटक है। बी कोस थीटा वेक्टर बी का के वेक्टर ए की दिशा में घटक है। तो ये भी हमारे पास कैसा है, अदिश राशि होगी। फिर से बात बता रहा हूं मैं, बी कोस थीटा क्या है, वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में बी कोस थीटा एक घटक है। तो ये भी हमारे पास अदिश हो गया, अदिश यानी कि स्केलर। तो यानी कि ए, इन दोनों को लीजिएगा बेटा, ए बी कोस थीटा क्या आ गया हमारे पास, ये अदिश आ गया, अदिश ये आ गया हमारे पास, यानी कि स्केलर आ गया, स्केलर।
एक बार फिर रिपीट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कैसे ये यहाँ पढ़े दो वेक्टरों की गुणा करी और गुणा करने पर आ गया हमारा स्केलर। यहाँ ए और बी दो वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए का परिमाण ए और वेक्टर बी का परिमाण बी आ जाएगा, बस वेक्टर नहीं लगेंगे परिमाण में, तो यहाँ लिखेंगे हम। और ये वेक्टर ए मैंने इधर शो किया और बी वेक्टर ये शो किया, इनके बीच का कोण है थीटा। आप इस परिभाषा के अकॉर्डिंग भी इसकी इस समीकरण, इस सूत्र, इस व्यंजक के आधार पर भी आप परिभाषा दे सकते हैं। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की कोज्जा, कोज्जा कहते हैं कोस को या कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। ए बी कोस थीटा, इनके बीच में डॉट है, गुणनफल के बराबर होता है। दो वेक्टरों का डॉट स्केलर गुणनफल उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्जा के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमारे पास ये गुणनफल जो आया, जैसे यहाँ कार्य आ गया था तो ये हमारा एदिश था, तो क्या ए बी कोस थीटा भी हमारा एदिश है, स्केलर है? यस, किसी भी वेक्टर का जो परिमाण होता है वो हमारा एदिश होता है। अब मुझे ये बताना है कि बी कोस थीटा भी हमारा एदिश होना चाहिए। पहले तो यही समझे कि बी कोस थीटा मैं बता चुका 2-3 बार कि बी कोस थीटा जो है, ये बी कोस थीटा वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में एक घटक है, वेक्टर ए की दिशा में एक घटक है। तो यानी कि ए भी हमारे पास क्या हो गया, स्केलर, और बी कोस थीटा भी क्या हो गया, स्केलर। तो दोनों मिलके क्या बन गए हमारे, स्केलर। तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया कि दो वेक्टरों का गुणनफल हमारे पास स्केलर प्राप्त हो रहा है। पहले तो मैंने जनरल तरीके से आपसे बताया है कि बल हमारे पास वेक्टर है, विस्थापन वेक्टर है, दोनों की मल्टीप्लाई करी, हमारे पास आया W यानी कि कार्य, और कार्य आ गया हमारा स्केलर। अब मैंने परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया। परिभाषा आप इसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, ये लिखा है, फिर से समझ लीजिएगा। दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्जा या कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने बताया इनके बीच में जो है वो गुणनफल आएगा, गुणनफल के बराबर होता है। अब ये चेक करना है क्या ए बी कोस थीटा हमारा स्केलर है। किसी भी वेक्टर का जो परिमाण होता है वो हमारा एदिश होता है, यानी कि स्केलर होता है। तो बी कोस थीटा जो है हमारे पास, बी कोस थीटा जो है ये भी हमारा एदिश है। बी कोस थीटा वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में एक घटक है। तो ए बी कोस थीटा हमारे पास स्केलर आ गया, इसे कहते हैं वेक्टरों का स्केलर गुणनफल। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे वेक्टर के स्केलर गुणनफल के गुण कहते हैं कि 4 गुण लिखिए या 2 गुण लिखिए, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ 6 प्रॉपर्टी बताता हूँ। क्या आएगा क्वेश्चन कि वेक्टरों के स्केलर गुणनफल के गुण लिखिए, वेक्टरों के स्केलर गुणनफल, या गुणन ही लिख दीजिएगा, गुणन, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। स्केलर गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। नंबर 1, सूत्र अपने दिमाग में रखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू आया हमारा ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान दो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, यदि हमारे पास दोनों वेक्टरों के बीच का जो एंगल है लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है, तो ये मान आएगा हमारा पॉजिटिव। यदि हमारे पास थीटा लेस देन 90 डिग्री, देन ए डॉट बी आएगा आपके पास पॉजिटिव। दूसरा, इसके 2-3 पार्ट कर लेता हूँ। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यानी कि ए डॉट बी जो आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आएगा हमारे पास 0। तीसरा देखिएगा, इफ़ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री देन ए डॉट बी इज आएगा निगेटिव आएगा। तो यहाँ हमने चेक कर लिया कि ए डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट में मान हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये आ गई। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है आपकी, यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, देन ए डॉट बी विल बी क्या होगा। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, जब समांतर हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आप थीटा इज इक्वल टू पुट करिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आ जाएगा ए डॉट बी और कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान होता है आपको पता है 1, ए डॉट बी ए बी और यहाँ जाएगा 1, तो ए डॉट बी बराबर हो गया ए बी। तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, अपने आप लिखेंगे आप, यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं तो इनका स्केलर गुणनफल उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि दोनों वेक्टर समांतर हैं तो उनका स्केलर गुणनफल उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अब आइएगा तीसरी प्रॉपर्टी पे, नंबर 3, यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, तीसरी प्रॉपर्टी में, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, बोथ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई लंबवत का मतलब तो यही होगा ना कि दोनों वेक्टरों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू आपका ए बी कॉस थीटा। तो यह आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी और कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान आपको पता है विद्यार्थियों क्या होता है, ए बी और कॉस 90 हो गया 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है तो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल 0 के बराबर प्राप्त होता है। ये लाइन आप लिख सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है तो दोनों वेक्टरों का स्केलर डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर होता है। अच्छा, ये एक आपका अति लघु क्वेश्चन भी बना है। उन्होंने कहा यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो ए डॉट बी बराबर विकल्प दे दिया 0 या कुछ और दे दिया, तो आपको 0 लिखना है। इफ बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। आप नंबर 4 देखिएगा बेटे, यहाँ हम चेक करते हैं क्रम विनिमय नियम, क्या हमारा वेक्टरों के स्केलर गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लगता है। तो पहले तो मैं क्रम विनिमय नियम ही बताऊंगा। क्रम विनिमय नियम, ये नियम है क्या, ये है आपका x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स, यानी कि x डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स, या 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2, या 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2। ये दोनों सेम होंगे, ये भी सेम रिजल्ट आएंगे, ये 6 प्राप्त हो जाएगा, 6 देखो आपको ये 5 आ गया। तो ये क्रम बदल दें, अगर हम इनका क्रम बदल दें तो क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या वो हमारा ए डॉट बी में संभव है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो यहाँ नंबर 4 में लिखेंगे क्रम विनिमय नियम। विनिमय नियम, देखो बेटा, 2 वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर हो गया मेरे पास यहाँ बी और बीच का कोण हो गया थीटा। तो पहली समीकरण क्या है हमारे पास, ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1। अब हम इनका बी डॉट ए करना चाह रहे हैं। जब बी डॉट ए करेंगे, आप देखिएगा जरा प्यारे विद्यार्थियों, कि जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ऐसे हैं तो आप इनको रिवर्स करेंगे, ऐसे जाएंगे और इस तरीके से रिवर्स करके ऐसे ले जाएंगे आप इनको, ठीक है ना। तो बच्चे जो बताते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए तो बी तो ये आ जाएगा और वेक्टर ए आपका ये आ गया, ए में बी की करी थी, अब हमारे पास ये बी है, ये ए आ गया और ये आपका बी है। अब ये थीटा है तो यहाँ वाला एंगल हो गया थीटा। तो अब इनके बीच में जो कोण आएगा, या यहीं पे चेक कर ले, इनके बीच का कोण ये नहीं है, देखो जरा, ये कोण बढ़ता चला जाएगा। मान लो 30 डिग्री था तो ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा और ये 30 डिग्री तो ऐसे रह जाएगा और ये हो जाएगा 360 माइनस 30, यानी कि 360 माइनस थीटा। तो इनके बीच का जो एंगल अब हम लेंगे, ये वाला एंगल है अब इनके बीच का, ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। बच्चे तो कहते हैं नहीं सर ये थीटा एंगल ले लो। क्यों ले ले बेटा, क्योंकि ये एंगल ही तो लेना हमें इनके बीच का। ये एंगल क्या होता चला गया, बोलो, बढ़ता नहीं गया और यहाँ के रुक गया ये 30 पे। तो अब इनका जो बीच था ये इस तरीके से ऐसे थे ये, तो इनका बीच तो यही चल रहा है, अब ये बीच इस तरीके से हो गया, तो ये आ जाएगा थीटा। तो
तो जब हमने ने बदला b डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा के स्थान पे आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा थीटा थीटा। तो यह आ जाएगा b डॉट ए, ध्यान दे बेटा, बी ए और 360 माइनस थीटा, ये आगे हम चौथे चतुर्थांश में हैं और 360 और 180 वाले नहीं बदलेंगे। हाँ जी, तो यानी कि ये आ गया हमारा कोस थीटा आ गया। और मैंने आपसे कहा कि वेक्टरों का जो हमारा परिमाण होता है वो एदिश होता है, वो स्केलर होता है। तो यानी कि ए और बी क्या हमारे स्केलर हैं, तो इनकी अदला बदली हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, समीकरण नंबर 2। चेक करिएगा समीकरण 1 और 2, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल आ गई। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये आ जाएगा बेटे ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यानी कि क्रम, ये जो हमारा वेक्टरों का स्केलर गुणनफल है ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ वेक्टरों का स्केलर गुणनफल गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये मैंने आपसे 4 प्रॉपर्टी पढ़ाई है, 5 ही प्रॉपर्टी और देखिएगा जरा। 5 ही प्रॉपर्टी में क्या है आपका बेटे, इसमें मुझे जो आपसे पहले तो यूनिट वेक्टर बताना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, यानी कि जिसकी वैल्यू 1 होती है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। बस इतनी बात कहनी है। किसी भी वेक्टर का जो परिमाण हम ढूंढते हैं, मैं आप परिमाण भी आपको सिखाया है कि मान लीजिए वेक्टर ए है और आपको कुछ देने रखा तो इसका परिमाण क्या लिखोगे ए, वेक्टर बी है तो इसका परिमाण क्या लिखोगे बी, और वेक्टर सी है तो क्या लिखोगे सी, ठीक है ना। अब हमारी जो बात आ रही है वो यूनिट वेक्टर की आ रही है। तो यूनिट वेक्टर जो है वह वेक्टर होता है जिसका परिमाण 1 होता है, और यूनिट वेक्टर को हम उसके ऊपर कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये कैप लगाते हैं ए के ऊपर, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, देखते ही पहचान लेंगे कि यूनिट वेक्टर है। अगर बी के ऊपर कैप लग रही है तो ये यूनिट वेक्टर है, सी के ऊपर कैप लग रही है तो ये भी यूनिट वेक्टर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ विद्यार्थियों, जब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका परिमाण कितना होगा? हाउ मेनी मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर? मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज 1 ऑलवेज, हमेशा 1 होता है। तो इसका परिमाण क्या आएगा? 1। इसका परिमाण कितना आएगा? 1। इसका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर मैंने बता दिया। अब ये 5वीं जो प्रॉपर्टी है इसमें बता रहा हूँ मैं आपका एकांक लांबिक वेक्टर। एकांक लांबिक वेक्टर आप समझिएगा। एकांक का मतलब तो उनका परिमाण 1 होना चाहिए, लांबिक का मतलब वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। कितने डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जैसे हमारा कमरा है ये, तो यहाँ से इसकी चौड़ाई देखेगा और इसकी ऊंचाई देखेगा और लंबाई देखेगा। तो ये जो हमारी डायमेंशन है 3D है, तो ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ आपसे कि इस तरीके से है, देखिएगा आपका एकांक लांबिक वेक्टर, यानी कि ये तीनों वेक्टर जो है एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का ये कोण बना रहे हैं। लांबिक तो क्यों हुआ? क्योंकि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। एकांक क्यों है? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है और इन्हें आई जे के से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई जे के से। आई होता है एक्स डायरेक्शन में, जे लेंगे वाई डायरेक्शन में और के लेंगे जेड डायरेक्शन में। तो मैं चित्र बता रहा हूँ आपको इसका। एक तो ये हो गया हमारा x और ये आ जाएगा इधर, ये तो हो गया x यानी कि आपका i, और ये हो जाएगा हमारा y और इसमें लेंगे हम j, और ये हो जाएगा z और इसमें लेंगे हम k। तो i j k, i x डायरेक्शन में, j y डायरेक्शन में और k जो है z डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो है आपका इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। भाई ये रेखा तो ऐसे दिखानी पड़ेगी ना, ये वाली रेखा है, ये वाला वेक्टर है ये,
अब ये ड्रॉ तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ड्रॉ, ऐसे ड्रॉ कर देंगे हम, या फिर हम अंदर ड्रॉ कर देंगे, इसको ऐसे ही ड्रॉ करना होगा। और इनके बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है ना। अब यूनिट वेक्टर इसलिए है क्योंकि इनका परिमाण एक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं आई डॉट आई निकाल रहा हूँ, तो आई कोस थीटा, थीटा यानी कि इस वेक्टर का, इसी वेक्टर के साथ जो एंगल है वो शून्य है, तो यह आ जाएगा आई डॉट आई बराबर आई कोस 0 डिग्री, और ये हो जाएगा आई डॉट आई, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और कोस 0 का मान 1, आई डॉट आई, और ये हो गया आई स्क्वायर। मैंने कहा है कि यूनिट वेक्टर आई जे के यूनिट वेक्टर को उनके ऊपर कैप लगा के प्रदर्शित किया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने कैप लगा दी, ये भी कैप लगा दी, तो इसका परिमाण क्या हो गया आई, इसका हो गया जे, और इसका हो गया के, और मैंने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, तो ये हो गया 1, और ये भी हो गया 1, तो ये हो गया 1, तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 1, आई डॉट आई, और ये लिख दिया मैंने 1 का वर्ग यानी कि 1, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू होगा 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात को याद करके रखेंगे, क्या ये याद करना है, 5वीं प्रॉपर्टी में बताना कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब आई डॉट जे देख लीजिए, आई डॉट जे देखेगा, आई डॉट जे कितना एंगल है इसके बीच में, 90 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे आई डॉट जे इज इक्वल टू आई जे कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा आई डॉट जे इज इक्वल टू आई जे, और ये हो जाएगा कोस, नहीं ये कैप, परिमाण जब लिखते हैं उन पर कैप नहीं लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा आई डॉट जे और इज इक्वल टू आई जे, और ये हो जाएगा कोस 90 0, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपको याद करके रखना प्यारे विद्यार्थियों, और ये भी आपको याद करके रखना है। इसी प्रकार या सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, और जे डॉट के इज इक्वल टू 0, और के डॉट आई इज इक्वल टू 0, और आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0। तो ये पार्ट आप याद कर लेंगे। तो ये मैंने आपसे 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई है प्यारे विद्यार्थियों, किसकी, वेक्टरों के स्केलर गुणनफल की। विश यू ऑल द बेस्ट।